इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं और संभवतः यह माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद इन 3 राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यहां पर पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे कि आखिरकार इन 3 राज्यों में पर्यवेक्षक कौन होंगे। और बीजेपी हेडक्वार्टर में यह बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि इन 3 राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कि इन तीनों राज्यों में केंद्र की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन ऑब्जर्वर जाएंगे। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में नेता चुना जाएगा और सामने आएगा वो नाम कि आखिरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो लगातार चुनाव की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। उसने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी इस जीत से उत्साहित है। ग्राउंड लेवल के वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप तक सब खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के मौके पर आज दिल्ली से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी को सिर्फ चुनावी सफलता नहीं मिली इन राज्यों में, इसका सियासी प्रयोग भी सफल हुआ। यह प्रयोग है बिना सीएम फेस का ऐलान किए चुनाव लड़ना। यह पारंपरिक राजनीति करने वालों के लिए आग का दरिया पार करने से कम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसका साहस दिखाया और किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, सिर्फ कमल को आगे किया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि राजस्थान में वसुंधरा को, मध्य प्रदेश में शिवराज को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को चेहरा नहीं बनाना बड़ी भूल साबित होगी। लेकिन बीजेपी अपने फैसले पर अडिग रही और नतीजा आया तो बीजेपी को एक बार फिर से यह कहने का मौका मिल गया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब सवाल देखिए, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पहला सवाल, बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत वाला यह चमत्कार कैसे किया। दूसरा सवाल, क्या मोदी वाकई आज के दौर के सबसे बड़े विनिंग मशीन है। तीसरा सवाल, क्या मोदी की गारंटी में बीजेपी ने चुनावी चैलेंज की सबसे बड़ी काट खोज ली है। ये 3 अहम सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान ना करने का फैसला जोखिम भरा था, लेकिन बीजेपी ने इसकी हिम्मत दिखाई, साथ ही ऐसी रणनीति बनाई जिसमें जीत के लगभग सारे एलिमेंट शामिल थे। इसी के दम पर पार्टी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि विधानसभा चुनाव में पीएम का चेहरा ज्यादा असरदार नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो ये पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मैजिक की बात नहीं, लेकिन मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और उसने इस तिलिस्म को तोड़ा जो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहे कि विधानसभा चुनावों में मोदी का चेहरा नहीं चलता है। जो चर्चा कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव नतीजों के बाद भी हुई, उस तिलिस्म को गलत साबित किया। देखिए, ये ऐसे नहीं हो गया। बीजेपी ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की थी। इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो या रैलियों की बात हो, बीजेपी ने हर काम बेहद होशियारी से किया। चुनाव से करीब 4 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, शुरुआती बढ़त ले ली। बीजेपी को इसके अलावा भी कई बातों का फायदा मिला है इस पूरी की पूरी मैनेजमेंट के जरिए। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर थी, हारी हुई थी,
इस बार वहां सांसदों को प्रत्याशी बनाया। इनमें से ज्यादातर जीत गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन का संदेश देने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वहां पर जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर लोगों से वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नवंबर के पहले हफ्ते से लगातार रैलियां कर रहे थे। अमित शाह भी हर चुनावी राज्य में रोड शो और रैलियां कर रहे थे। बीजेपी यूं तो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन नेताओं का असंतोष कभी सामने नहीं आया। ऐसा भी नहीं हुआ। यह खतरा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह, बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं बनाया। ये सब अपने अपने इलाके में काफी ताकतवर माने जाते हैं। इनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया। इन सबको एकजुट रखा। वसुंधरा राजे शुरू में थोड़ी खींची रही, लेकिन बाद में वो भी एक्टिव हो गई। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में 100 से ज्यादा रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव रहे। बीजेपी के नेताओं ने तो दिवाली के दिन भी रैलियां अपनी नहीं रोकी। तो देखिए, इसके साथ ही इन तीनों नेताओं ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे असंतोष का संकेत गया हो। वसुंधरा ने तो उन नेताओं को भी बीजेपी से जोड़े रखने की कोशिश की जो टिकट ना मिलने पर बागी हो गए थे। इनका अनुशासन और सक्रियता अंत तक बनी रही। पार्टी ने जिस तरह दिग्गजों को एक छतरी के नीचे रखा, तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के मन में भी भरोसा बनाए रखा। बीजेपी को मिली जीत में इसका बड़ा योगदान दिखा। जीत की गारंटी बनने का कारण ये कि उन्होंने अपने सारे कमांडर मध्य प्रदेश में उतार दिए, राजस्थान में उतार दिए, छत्तीसगढ़ में उतार दिए, और उन लोगों ने स्थानीय जो प्रादेशिक नेतृत्व था, संगठन के जो लोग थे, उन सबको अपने कमांड में ले लिया। तो सबको ये लगा कि अब मोदी नाम का एक ऐसा तिलिस्म हमारे सामने आ गया है जो पार्टी को जीत दिलाएगा। आज तक देखिए, कभी आप मोदी का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो कभी अपोजिशन में रहे ही नहीं। वो एक बार भी प्रतिपक्ष की बेंच पर नहीं बैठे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने मोदी के फैसले पर भरोसा दिखाया, तो जनता ने भी मोदी के चेहरे पर मुहर लगा दी। अब पार्टी के सारे नेता जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी मोदी का नाम जीत दिलवाता रहेगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी वजह से हम लोग राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते हैं और छत्तीसगढ़ जीते हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है, अमित शाह और नड्डा जी के मेहनत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये रुझान हम देख रहे हैं। चुनाव नतीजों को लेकर आज मेरी तीनों राज्यों के बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई। पार्टी के इनसाइडर्स के माने तो प्रधानमंत्री इस जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। वो हुआ भी। प्रधानमंत्री का यह कॉन्फिडेंस उस तैयारी का परिणाम था जो जनवरी से ही चल रही थी। प्रधानमंत्री 9 जनवरी से ही चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे थे और चुनावों से पहले इन राज्यों का वो 27 बार उन्होंने दौरा किया। चुनाव करीब आने पर कैंपेन तेज भी कर दिया। राजस्थान में 8 दिन रहे, 14 रैलियां की और 2 रोड शो भी किए। मध्य प्रदेश में 7 दिन रहे, 14 रैलियां की और 1 रोड शो भी प्रधानमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ में भी मोदी ने 5 दिन प्रचार किया। तो ये सब इस मेहनत का नतीजा है। देखिए, मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी उसमें हार गई थी। इसके बाद संघ ने बीजेपी को लोकल इश्यूज को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी थी। बीजेपी ने यह सलाह मानी और तब से फूंक फूंक कर कदम रखती रही। विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्यों के लिए करीब 2,500 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। वो बार बार लोगों के बीच जाते रहे। इस तरह वो विकास को अपनी प्राथमिकता दिखाने की उन्होंने कोशिश भी की और वो कामयाब भी रहे। इसके अलावा भी कांग्रेस के खिलाफ कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री भारी पड़े।
देखिए, कांग्रेस ने गारंटी वाली योजनाओं के वायदे किए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी गारंटी दी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की तो मोदी हर रैली में गरीबों, महिलाओं और युवाओं की बात करते रहे। तो ये तमाम बातें देखने को मिली। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो कर्नाटक की जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करती रही, प्रधानमंत्री की को पनौती तक कह दिया। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बात उल्टी पड़ गई। अब कांग्रेस से जवाब देने को नहीं बन रहा है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी ये बात उसे समय समय पर याद दिलाती रही। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे। पर्यवेक्षकों को चुनावी राज्यों में भेजा जाएगा। चुनावी राज्यों में सीएम पर मंथन भी करेंगे पर्यवेक्षक। प्रधानमंत्री मोदी भी की मौजूदगी में यह बैठक चल रही है। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नीरज जी। नीरज। रोहित, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर हूं ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर मैं खड़ा हूं रोहित, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कार्यालय। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में ही, इसी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। उसमें सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। जो सदस्य नहीं हैं इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उनको कहा गया है कि आप जो है ऑनलाइन जुड़िए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी राय ली जाएगी। और इस बैठक में अभी जो बैठक चल रही है, इसमें चारों राज्यों के लिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है और जिन तेलंगाना में जहां उनके 8 विधायक हैं, चूंकि उनका नेता चुनना है सदन का, इसलिए चारों राज्यों के लिए ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे। जो ऑब्जर्वर तय करने के बाद उनको रात में ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और हो सकता है कल सुबह या दोपहर तक वो ऑब्जर्वर उन राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। सारी वो प्रक्रियाएं होगी जिन्हें मुख्यमंत्री तय करने में जो यूज की जाती है, यानी कि विधायकों की बैठक में नाम का प्रस्ताव, सेंटर का निर्देश, सेंटर की तरफ से जो बताया जाएगा वो, और जो विधायकों की राय होगी वो, दोनों चीज़ों को बताया जाएगा। केंद्र के साथ और राज्य के संवाद के रूप में ऑब्जर्वर काम करेंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि उन राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इस समय भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में चल रही है। जी रोहित। नीरज, ये तय माना जाए कि इस बैठक के तुरंत बाद जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे, और जो अमूमन जो प्रक्रिया रहती है कि पर्यवेक्षक जैसे नियुक्त होते हैं तो वो अगले दिन अपने अपने राज्यों में रवाना हो जाते हैं। विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल का नेता चुना जाता है। जी बिल्कुल रोहित, बिल्कुल मान लीजिए आप कि पर्यवेक्षक तय भी हो जाएंगे। ये ज़रूर है कि हो सकता है नाम सामने ना लाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्यवेक्षक तय तो कर दिए जाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम घोषित नहीं करती। वो हम अपने बाद में सोर्सेज से आप कह सकते हैं या अपने संपर्कों के माध्यम से वो हम पता कर लेते हैं, या अभी देर रात तक ये प्रक्रिया चलेगी भी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रक्रिया है ऑब्जर्वर तय करने की वो अभी कर ली जाएगी, आज रात में ही वो तय हो जाएंगे। बिल्कुल जी। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि एवरी डे इज नॉट संडे, मतलब यह कि हर दिन आपका नहीं होता, लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम रहा। देश के 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से बंपर जीत हासिल की, उसने सारे सियासी पंडितों के दावों को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे इसलिए खास हैं कि इस बार बीजेपी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों ने कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये जश्न उस जीत का है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है, बार बार मुमकिन है।
ये खुशी उस प्रण के पूरा होने की है जिसके लिए कमल रूपी पताका थामने वाले हाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जानते थे जीत होगी, लेकिन ऐसी होगी सोचा ना था। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सारे अनुमान हवा हो गए, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए, विरोधियों के दावे हवा हवाई हो गए। जयपुर से लेकर रायपुर और भोपाल तक 2028 तक की गद्दी पर कमल का ठप्पा और पक्का हो गया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चेहरा जिसके आगे विरोधियों की राजनीति का हर चेहरा चुनावी शिकस्त के बाद मायूसी का दौर लिए हुए है, जिस चेहरे के आगे कई दिग्गजों की सियासत के वजूद पर संकट आ चुका है, जिनमें पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अल्लाह मेरे मुंह में भी जबान दिया है, मेरी जबान जब चलती है तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी जबान के सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम 3 लड़ना, 2 लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। राहुल, मामू और मोदी, ये तीनों लड़ना तो हम बैठ के देखिए। एक दुकान खोल के बैठे नेशनलिस्ट कौन है, एक दुकान खोल के बैठे सेकुलर कौन है। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? ख्वाब देखना शुरू करो, उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। इन्हीं तकदीरों के सहारे ओवैसी पुराने हैदराबाद की चौहद्दी से निकलकर नेशनल लीडर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे, लेकिन इस दफा अपने ही किले में सेंध लग गई। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटों पर ही AIMIM को जीत हासिल हो पाई। इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। तेलंगाना AIMIM का गृह राज्य है। पुराने हैदराबाद में इसका काफी दबदबा है। पुराने हैदराबाद से ही निकलकर ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा। एक दौर में बम्पर वोट से जीतने वाली AIMIM के कैंडिडेट आखिरी वक्त तक फिक्रमंद रहे। नतीजे आने के बाद से ही हैदराबाद की सीटों पर ओवैसी की पार्टी पीछे चलती रही, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते AIMIM के लिए राहत की खबर आई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का सियासी किला ढह रहा है? क्या पुराने हैदराबाद में AIMIM की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या हैदराबाद के मुसलमान ओवैसी की पार्टी से अलग विकल्प तलाश रहे हैं? ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से 4 पुराने हैदराबाद में ही आती हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपने पारंपरिक गढ़ में ही सीटें जीतने में कामयाब रहे, वो भी तब जब ओवैसी ने पूरे प्रचार के दौरान विरोधियों पर हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुश्मनी एक ही है मोदी को और राहुल को कि कभी भी मुस्लिम अक़लियत का लीडर नहीं बनना, सियासी लीडर। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीर फरोश चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त करते, ना मोदी ना राहुल। जब मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की बात मजलिस करती है तो दोनों बोलते क्या एक पार्टीशन काफी नहीं था? कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है और मोदी तो खैर भारत की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब कर दिए।
असदुद्दीन ओवैसी विरोधियों पर तीखे हमले तो करते ही हैं, कौम का एक मुश्त रहनुमाई का दावा भी करते हैं। लेकिन हैदराबाद के मुसलमान खुद ओवैसी से कैसे किनारा करते नजर आए, इसी से समझा जा सकता है कि तेलंगाना में मुसलमानों की बड़ी संस्था ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चुनाव से 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। एक और मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी तेलंगाना ने 69 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट दिया। यानी हैदराबाद के जिन मुसलमान वोटरों के सहारे ओवैसी खानदान दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने का दम भरता था, उन्हीं वोटर ने असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं किया। वो भी तब जब पुराने हैदराबाद की राजनीति पर करीब 8 दशकों से ओवैसी खानदान का एक छत्र राज रहा है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस स्थापना की थी। 1948 तक उनके पास मजलिस की बागडोर रही। पिछले 5 दशक से ज्यादा वक्त से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार के ही सदस्य जीतते आए हैं। पुराने हैदराबाद की चार मीनार विधानसभा सीट पर भी 1989 से AIMIM का कब्जा रहा है। इस बार भी इस सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती है। पिछले कुछ सालों के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर अपनी सियासत को पंख देने की कोशिश की, लेकिन तेलंगाना के नतीजों से साफ हो गया है कि मौजूदा दौर में वोटर का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं ओवैसी खानदान के सियासी वजूद पर सवाल तो उठते ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी मंझे हुए सियासतदान है, राजनीति का लंबा तजुर्बा है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, लिहाजा पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए और मौके भी मिलेंगे। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के हार ने अशोक गहलोत के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे, तो अशोक गहलोत पर अगली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का दबाव भी बढ़ जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अशोक गहलोत इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे। चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन चुनावी शिकस्त का मलाल भी साफ नजर आ रहा था। राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम इसको भी देखेंगे क्या कर रहे होंगे। और ये यूं ही नहीं था। अशोक गहलोत लगातार राजस्थान की सत्ता का रिवाज बदलने का दावा कर रहे थे। नतीजों से चंद घंटे पहले तक अपनी जीत को लेकर वे कॉन्फिडेंट थे। तमाम कैंडिडेट से बातचीत करी, बहुत उत्साह उन लोगों में, सब लोग पहुंच जाएंगे चुनाव जीतते ही। और चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अशोक गहलोत को अपनी गारंटियों पर भरोसा था। पूरे चुनाव के दौरान अपनी गारंटियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन सारे दावे और वादे काम नहीं आए। राजनीति के जानकार भी जानते थे कि राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती तो इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाता। गहलोत की सीएम की कुर्सी बरकरार ही नहीं बल्कि निष्कंटक भी रहती। लेकिन नतीजों ने राजस्थान में कांग्रेस की ही नहीं बल्कि गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन गहलोत की उम्र करीब 72 साल है। 5 साल बाद गहलोत 77 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सियासी तौर पर एक्टिव रहना बड़ी चुनौती हो सकती है। अशोक गहलोत करीब 4 दशक से राजनीति में हैं। 2 दशक से राजस्थान की सत्ता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। चुनाव से पहले गहलोत ने कई बड़े ऐलान किए थे। कांग्रेस को भी अपने जादूगर पर भरोसा था कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जाहिर है राजस्थान में कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत पर नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का दबाव भी बढ़ जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस के हार से जहां अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले बंपर जनादेश ने कमलनाथ की भावी राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
43 सालों से देश की सियासत में शिखर पर रहे कमलनाथ के लिए नतीजे किसी बड़ी शिकस्त से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में हुई करारी हार को कमलनाथ की राजनीति का सूर्यास्त माना जा रहा है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कमलनाथ सामने आए तो वही बोले जो इस तरह के हालात में ज्यादातर नेता कहते हैं। 2018 में 1.5 दशक बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाले कमलनाथ को यकीन था कि इस बार भी 5 साल पहले की तरह के नतीजे होंगे, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ 9 बार सांसद रहे। सांसद रहते हुए केंद्र में कई जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन कभी भी राज्यों की राजनीति में कदम नहीं रखा। 2018 में मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली तो शिवराज सरकार के अजेय रहने के तिलिस्म को तोड़ा था। इस बार भी लगातार जीत के दावे करते रहे। कमलनाथ को सियासत का लंबा तजुर्बा है, लिहाजा अगर मध्य प्रदेश के नतीजे 2018 की तरह ही होते तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती और कमलनाथ का सियासी इकबाल और बुलंद होता। कांग्रेस की जीत पर कमलनाथ के लिए दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं होती। जीतने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तय होने के साथ हाईकमान पर दबदबा भी कायम रहता। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार कमलनाथ के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 77 साल के कमलनाथ के लिए एमपी की सत्ता पर बैठने का ये आखिरी वक्त था। इसलिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। प्रचार के दौरान अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा भी खूब चला। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की सम्मानजनक राजनीतिक विदाई का इशारा भी दिया था। लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। कमलनाथ के लिए एमपी की सत्ता 5 साल और दूर हो गई। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या 5 साल बाद भी कमलनाथ के लिए मौका है? कमलनाथ की उम्र करीब 77 साल है। अगले चुनाव तक वो 82 के हो जाएंगे। ऐसे में राजनीति में लगातार दावेदारी मुश्किल हो सकती है। जाहिर है, राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को नए विकल्प तलाशने होंगे। इसीलिए एमपी में मिली करारी हार को कमलनाथ के राजनीतिक करियर के खत्म होने की शुरुआत माना जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से 3 राज्यों के चुनावी नतीजों की बात करें या चारों राज्यों के चुनावी नतीजों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से बहुत बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कई दिग्गजों के लिए ये चुनाव एक तरह से आफत लेके आए हैं ये नतीजे। तो बहरहाल आज भारत की बात में इतना ही।